R.D. Mathur, AOC in Chief, Air Marshal S.B. Rajaram, retired Air Force, Lieutenant General P.G. Kamath, retired Army, Vice Admiral Mr. Jacob, retired from Navy, and most probably senior-most veteran who is present in this ceremony is Mr. Air Marshal Nair. I salute you, sir. Here I will deliver my speech in Hindi. आप सबसे मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। यह 5th वेटरन्स डे का कार्यक्रम सारे देश में हो रहा है। लास्ट ईयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपी जी रावत के साथ मैं जयपुर में वेटरन्स को संबोधित करने के लिए गया हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद मेरे लिए यह दूसरा ऑकेजन है जब आप सबके बीच यहां पर मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले अपनी तरफ से आप सबको और इस देश के समस्त जितने भी हमारे वेटरन्स हैं उनको भी, उनके परिवार के सदस्यों को भी नए वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप जानते हैं कि 14 जनवरी यह मकर संक्रांति का पर्व है। कहीं पर इसे मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं। तरह तरह के नामों से यह 14 जनवरी का दिन एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में सारे देश भर में मनाया जाता है। यह भी सच है कि आप जानते होंगे कि सूर्य मकर से उत्तरायण की ओर चलता है और यह 14 जनवरी का दिन जो है यह परिवर्तन का सूचक है। एक चेंज को यह इंडिकेट करता है। मौसम का भी परिवर्तन इसी दिन से प्रारंभ होता है जब सूर्य मकर से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे अवसर पर आप सबसे मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबके प्रति मेरे दिल में सारे वेटरन्स के प्रति कितना सम्मान है, शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति यानी वर्ड्स में उसका एक्सप्रेशन मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो आप यहां मौजूद हैं, आपको भी और सारे भारत में जो हमारे वेटरन्स मौजूद हैं उनको भी इस वेटरन डे के अवसर पर मैं शीश झुकाकर उनका सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। वेटरन्स का सम्मान आज के दिन हम लोग करते हैं विशेष रूप से क्योंकि वेटरन्स डे है। 5 वर्ष पहले ही यह फैसला हुआ था 2017 में आज के दिन को वेटरन्स डे के रूप में मनाने के लिए। लेकिन यदि मकर संक्रांति यानी लोहड़ी, बिहू, यह भी जो पर्व होता है इसमें अन्नदाताओं का सम्मान किया जाता है यानी किसानों का सम्मान किया जाता है। यानी 14 जनवरी यह जय जवान और जय किसान, यह दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है, दोनों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का एक यह दिन है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं और मैं मानता हूं कि यदि हम सारे देश भर में इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू के पर्व को मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारा जवान भी वह इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू इस पर्व को मना पाता है। सीमाएं यदि सुरक्षित न होती तो शायद हम इस, चाहे मकर संक्रांति का पर्व हो अथवा कोई भी पर्व हो, हम न मना पाते। आज यदि वेटरन्स डे के अवसर पर आप सबके बीच मैं उपस्थित हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है 1971 की
1971 में कमोबेश इसी प्रकार का मौसम था। भारत के जिन भागों में सर्दी पड़ती है, ठंड की मौसम होती है, लोग आग की गर्मी ले रहे थे, अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। लेकिन सरहद पर 1971 में लड़ने वाला हमारा यह जवान सीमाओं पर बारूद की गर्मी से जूझ रहा था। और मैंने यहां कहा कि बारूद की गर्मी से जूझ रहा था, इससे बेहतर यह कहना होगा कि बारूद की गर्मी से जूझ नहीं रहा था, बल्कि बारूद की गर्मी को हमारा जवान सरहद पर एंजॉय कर रहा था। यह 1971 का दिन। और मैं ऐसे सारे जवानों के शौर्य और पराक्रम, जिनके शौर्य और पराक्रम की आंधी में बड़े बड़े सूरमाओं के तिनके उड़ गए थे, तिनकों की तरफ उड़ गए थे, ऐसे हालात हमारे सरहद के जवानों ने पैदा किए थे। आपके शौर्य और पराक्रम की जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। मैं समझता हूं इनमें से शायद कोई ऐसा होगा जो 1971 में जो वार हुई थी, उस वार के दौरान उसमें मौजूद हो। उस वार के बारे में यदि मैं ज्यादा चर्चा करूंगा तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझसे अधिक जानने वाले लोग, ये हमारे जो वेटरन्स बैठे हैं यहां पर सारे लोग मौजूद हैं। अब 1971 में 15 दिन के अंदर ही हम लोगों ने अपना नेशनल फ्लैग पूरे आन बान शान के साथ सीमा पर फहराने में जो है कामयाबी हासिल की थी, 15 दिन के अंदर ही। इस दिन को भारत कभी भूल नहीं सकता है, और आज पूरा देश उसे स्वर्णिम वर्ष के रूप में इस बार मना रहा है। 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और बड़े जोश खरोश के साथ सारे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है यह स्वर्णिम वर्ष जोश खरोश के साथ मनाया जाना चाहिए, उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रश्न यह पैदा होता है कि भारत को विजय दिलाने की, भारत का तिरंगा झंडा फहराने का जो हमको अवसर मिला है, इसकी स्पिरिट कहां से आती है? यह स्पिरिट हमको कहां से मिलती है? सबसे पहले तो मैं इस स्पिरिट की सराहना करना चाहता हूं, जिसके कारण हमको सीमा पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने का अवसर मिला है। यह नेशनल स्पिरिट है, यह सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हमको प्रेरणा देता है। और जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आजादी की लड़ाई के समय भी यही नेशनल स्पिरिट, नेशनल सेंस ऑफ नेशनल प्राइड की स्पिरिट थी, जिसने कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की इंस्पिरेशन हमको दी। यही स्पिरिट, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हैं, चाहे वो अशफाकुल्ला खां हों, कितने बहादुर जवानों का मैं नाम लूं। कैसी वो एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड थी कि चंद्रशेखर आजाद इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी, नेशनल प्राइड के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मेरे सम्मानित वेटरन्स, ऐसी कई गाथाएं हैं, लेकिन यहां पर मैं अशफाकुल्ला खां की जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और पिछली बार जयपुर में भी जब मैं गया था, उस समय भी उसकी मैंने जानबूझकर चर्चा की थी। अशफाकुल्ला खां 21 साल की जवानी थी, 21 ईयर ओल्ड। मां कहती थी बेटा शादी कर लो, बहू ला। मैं बूढ़ी हो गई हूं,
मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? और जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए उसी फांसी के तख्त से कहा था, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह, फांसी के तख्त पर खड़े होते ही तुम पागल हो गए? अपना मेंटल बैलेंस तुमने लूज कर दिया? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या है मजिस्ट्रेट, क्या तुझको दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है नेशनल प्राइड, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। और मैं यह मानता हूं कि आजादी के समय जो यह सेंस ऑफ नेशनल प्राइड थी, मेरे सम्मानित वेटरन्स, आप सबके अंदर भी वही सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, भले ही आज आप सीमा पर न हो, भले ही आज आप समाज के बीच यहां पर हैं, वही सेंस ऑफ नेशनल प्राइड आज भी आपके अंदर है। और जो सीमा पर तैनात हैं, उनके अंदर भी वही सेंस ऑफ नेशनल प्राइड मौजूद है, जो भारत की सीमाओं की रक्षा करने की इंस्पिरेशन, सीमाओं की रक्षा करने की उन्हें प्रेरणा देती। जो कुछ भी हुआ है हाल फिलहाल, आपको जानकारी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो, चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो, दोनों के हालात से आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर भी, वेस्टर्न फ्रंट पर भी किस बहादुरी और किस जज्बे के साथ हमारे जवान अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। और इसके पहले भी जिस तरीके से करके दिखाया है आतंकवादी ठिकानों पर, भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने में जो कामयाबी हासिल की है, भारत के इतिहास में बेमिसाल। वही है सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इस तरह जो यह सब कराती है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता, किसी के साथ भारत युद्ध नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं सभी के शांति, पड़ोसी के साथ भी शांति चाहते हैं, और विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ हम शांति चाहते हैं, हम मैत्री चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं सबके साथ। और इसलिए चाहते हैं कि हमारे ब्लड में है, हमारे कल्चर में है। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिस भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली, यह मैसेज दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है, और दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते, हम सबके सम्मान की सुरक्षा के पक्षधर हैं, किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन यह बात भी दो टूक शब्दों में बताना चाहते हैं कि यदि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो भारत के जवानों के अंदर वह कुव्वत है कि उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इंडो पाक यानी एलओसी बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी आपको है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। किस प्रकार पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन हो रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से हमारे सेना के जवान दे रहे हैं।
जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर पर जो इस समय का स्टैंड ऑफ है, उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। शायद कितनी जानकारी है मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, और इस समय हमारे बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहां पर मौजूद है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहना चाहता हूं, इस स्टैंड ऑफ में हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य, पराक्रम और संयम यानी पेशेंस, शौर्य और पराक्रम का मतलब बहादुरी का जो परिचय दिया है, उसकी जानकारी यदि हर भारत के वासियों को हो जाए तो उसका मस्तक बिल्कुल गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। गजब का काम किया है, और मैं कह सकता हूं जो इसके पहले नहीं हुआ वह काम भी इस बार किया। कोई उम्मीद नहीं करता था इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के समय हमारी सेना इस प्रकार की कोई करिश्मेटिक काम करेगी, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप सबको इस बात की अच्छी जानकारी है। जैसे भारत को आजादी दिलाने में जो शहीद हुए हों उनके प्रति देशवासियों के मन में सम्मान है, वैसे ही भारत की सीमा की सुरक्षा करने वाले जो भी हमारे बहादुर जवान हैं, अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में लड़ा जाता है, उनके प्रति भी हमारे देश के देशवासियों के अंदर एक सम्मान है। हमारे यहां तो कहा गया कि वंस सोल्जर ऑलवेज सोल्जर, और मैं तो मानता हूं कि भारत में भले ही आप सीमा पर इस समय न हो, भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी। समाज आपसे प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है यह समाज। आपके अनुभव का लाभ इस समाज को मिल सकता है, एक्सपीरियंस का लाभ इस समाज को मिल सकता है, मैं यह मानता हूं। और मैं तो निवेदन भी करना चाहूंगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहां पर मौजूद हैं, कृपया इस बारे में एक बार विचार करें। आप सब भी विचार करें, आप सब वेटरन से यह विचार करें, आपकी जिंदगी का जो एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसकी मैक्सिमम बेनिफिट समाज को कैसे मिल सकती है। मनुष्य की जिंदगी में अनुभव का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। वह अनुभव ही है। हनुमान और जामवंत की कथा आपने रामायण में शायद पढ़ी होगी, मैं समझता हूं दक्षिण भारत में भी लोगों को इस बात की जानकारी होगी। हनुमान और जामवंत, हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे। उनको लगता था सागर पार करके मैं लंका कैसे जाऊंगा, कैसे भी ये मैं प्राप्त करूंगा। तो उस समय भी एक वेटरन थे, वह वेटरन जामवंत थे, जिन्होंने कि हनुमान की शक्ति का एहसास कराया और एक छलांग लगाकर हनुमान सागर को पार करके लंका पहुंचे थे। उस समय भी वेटरन मौजूद थे, उनका नाम जामवंत था। यानी उनके अनुभव का लाभ यह हनुमान को मिला, तब हम ये जाकर लंका पर विजय प्राप्त की। चाणक्य और चंद्रगुप्त, इतिहास के पन्नों पर जरूर आपने इसे पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक चरवाहे, माने गाय, बकरी, बैल, ये चराने का जो काम करते थे। उन्हें मगध साम्राज्य का राजा, किंग यदि किसी ने बनाया तो चाणक्य जैसे वेटरन ने, जो चाणक्य जैसे अनुभवी व्यक्ति नहीं बनाया। तो वेटरन्स का मैं मानता हूं कि समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वह रोल आप लोग निभा सकते हैं। मुझे इस बार अच्छा लगा जब यहां पर डायस पर हम कम से कम 4 लोग बैठे। जयपुर या पिछले साल वेटरन्स डे के कार्यक्रम में मैं गया था, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अकेले मुझे डायस पर बैठा दिया था और नीचे हमारे सारे वेटरन्स। मैं सचमुच में शर्म से डूबा जा रहा था। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए उस कहानी को यहां बतला रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि अगली बार जब कार्यक्रम होना चाहिए तो डिफेंस मिनिस्टर अकेले डायस पर वेटरन्स के सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमारे कुछ सम्मानित वेटरन्स भी
डायस पर होने चाहिए और इस बार डायस पर देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। और इसके लिए मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और मिस्टर आर.डी. माथुर उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप लोग भी अनुभवी हैं। लोकल लोगों को, लोकल जो यूथ है उसको आपके माध्यम से एक नेशनल प्राइड की इंस्पिरेशन उसको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग ही विचार कर सकते हैं। नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। भर्ती होने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, यह उन नौजवानों को आप बतला सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ रिटायरमेंट की एज में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहता है। उसकी यह ख्वाहिश होती है, उसकी इच्छा होती है कि मैं एक समाज का पढ़ा लिखा और अनुभवी यदि व्यक्ति हूं तो जीवन के अंतिम क्षण तक मैं समाज को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता रहूं। स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा होती है। तो मैं आप सबसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सब के अनुभवों का लाभ हमारे देश के नौजवानों को मिले जो कि सेना में जाकर अपनी सेवा देना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो ऐसे भीतर से तो बार बार रहती है कि आपके लिए मैं कुछ करूं, इच्छा रहती है। लेकिन यह भी सच है, आपकी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं की कीमत नहीं लगाई जा सकती। सीमा पर भी हमारा जो जवान काम करता है, चाहे हमारे तीनों सर्विसेज में जो भी जवान काम करते हैं, उनकी सर्विसेज जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो बेमोल होती है, कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, कोई दे ही नहीं सकता वो कीमत। लेकिन आपके सम्मान में जो कुछ भी हो सकता है हमारी सरकार ने करने की कोशिश की है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकारों ने नहीं किया है, पिछली सरकारों ने भी किया है, लेकिन हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी हम करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज रिटायरमेंट के बाद मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जितनी पहले पे मिलती है उसमें कमी आ जाती है, अमाउंट में कमी आ जाती है पेंशन मिलने के बावजूद। साथ ही फैमिली मेंबर्स का नंबर भी पहले के कंपैरिजन में फैमिली में बढ़ जाता है, कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें वो की हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है। पेनुरी ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट्स हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन की ग्रांट है और साथ ही साथ मैरिज ग्रांट्स, आदि सब सारी सुविधाएं ये गवर्नमेंट देती। और इधर तो कोविड-19 पैंडेमिक की मार से भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया प्रभावित हुई है बुरी तरह से, और सर्वाधिक इसका खामियाजा यदि भुगतना पड़ा है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इसका खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। अब इसे देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया कि लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स को ईसीएचएस पैनल में निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल करने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि वह चाहें तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। प्री-2006 रिटायर्ड ऑलरेडी नायब सूबेदार्स के पेंशन का मामला यह लंबे समय से पेंडिंग था, इसे भी पूरा कर दिया गया है, इसकी भी आप सबको जानकारी होगी। इसी तरह पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और जो बेनिफिशियरी होते हैं उनकी पहचान का भी मामला होता है, उनके आइडेंटिफिकेशन का मामला होता है। यह सब सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, शायद इसकी भी जानकारी आप सबको होगी। अब हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है। हमारे सैनिक भाई यदि कोई कॉस्टली आइटम भी सीएसडी से, अपनी कैंटीन से भी मंगवाना चाहते हैं
तो महीनों तक उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। यह व्यवस्था हाल में ही 3-4-6 दिन पहले ही मैंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ऑनलाइन आप उसे मंगा सकते हैं, आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार अपने रेस्पेक्टेड वेटरन्स के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं उनके साथ बैठकर। और आपने देखा कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही 40 ईयर से जो पेंडिंग डिमांड थी 1 रैंक 1 पेंशन की, उसको आते ही कलम की नोक और स्याही से हमारे प्रधानमंत्री को इसे पूरा कर दिया। OROP की 1 रैंक 1 पेंशन की इस मांग को। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में कि इस समय बातचीत चल रही है। नेशनल वार मेमोरियल, यह भी हमारी गवर्नमेंट आने के बाद नेशनल वार मेमोरियल, एक शानदार नेशनल वार मेमोरियल ये बना है। इस वार मेमोरियल को और कैसे ग्रैंड बनाया जा सकता है, इसमें और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके बारे में भी हमारे यहां विचार चल रहा है। और मैं तो यह मानकर चलता हूं कि आप जैसे जिन लोगों ने हमारे देश की रखवाली की है, हमारे देश की चिंता की है, ऐसे लोगों की सेवा करने से ज्यादा और कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं हो सकता। दूसरा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। यह हमारी निश्चित धारणा है। कई रिफॉर्म्स भी डिफेंस में हमारी गवर्नमेंट ने लाए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तीनों सर्विसेज के बीच ज्वाइंटमैनशिप लाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और मैं समझता हूं शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चर्चा तो 20-22 साल पहले से जो चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और आप देखिए 15 अगस्त के 1.5 महीने पहले हमारी और प्रधानमंत्री जी की बात हुई और चुटकी बजाकर इस काम को पूरा कर दिया गया। आज आपके सामने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी यहां पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, भारत वेपन्स, प्लेटफॉर्म, एम्यूनिशंस, इन सब सारी चीजों के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर इसकी डिपेंडेंस बराबर बनी रहती है। भारत की एक पहचान, भारत की एक आइडेंटिटी सारी दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री की थी, यानी दूसरे देशों से हर चीज खरीदी है, दूसरे देशों से खरीदी है, लाई है। गवर्नमेंट बनने के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है, भारत की इमेज दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में होनी चाहिए। और कई स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं अपने वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एम्यूनिशंस का इंडिजनाइजेशन कैसे हो सकता है, यह सिलसिला प्रारंभ किया। आज के कुछ ही 4-5 दिन पहले ही एक 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है एचएएल को, जिसमें कि 73 ये फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बनेगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, इसमें टाटा भी है, एल&टी भी है, वेमटेक भी है, अन्य भी बहुत सारी कंपनियां। लेकिन 83 जो हमारे तेजस ये एयरक्राफ्ट जो बनेंगे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अतिरिक्त एमएसएमईज और छोटी लगभग 500 कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, 500 कंपनीज, और 50,000 मोर देन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होने वाली हैं। ऐसे कुछ रिफॉर्म्स के भी स्टेप हम लोगों ने दिए। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब समाज के बहुत ही जागरूक, जिम्मेदार एक ऐसे नागरिक हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः यहां पर नववर्ष की आपको, सारे देश के वेटरन्स और उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं पर मैं मकर संक्रांति, 14 जनवरी, बिहू, लोहड़ी,
इसकी भी हार्दिक बधाई देते हुए और पुनः एक बार शीश झुकाकर देश के समस्त वेटरन्स का हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you, sir, for very inspiring words for the veterans.